See, so today's topic is natural and artificial. Sorry, क्या कहते हैं, सैटेलाइट्स। ठीक है। अब आर्टिफिशियल और नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होती है, उससे पहले एक बार हम क्या देखेंगे, सैटेलाइट्स क्या होती है। अब जो बॉडी सैटेलाइट्स क्या होती हैं, बॉडी होती है जो कि कंटिन्यूसली रिवॉल्व करती हैं अराउंड अ मच लार्जर बॉडी इन अ स्टेबल ऑर्बिट। ठीक है। मतलब कि जैसे हमारी अर्थ है ना, वो क्या है, सन के अराउंड घूम रही है। ओके। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, ये एक क्या है, एक स्टेबल ऑर्बिट में है, मतलब कि वो एक स्टेबल जगह पे मूव कर रहे हैं, मतलब कि उसका पाथ वही रहेगा। ठीक है। अब वो क्या होती है, सैटेलाइट एक बॉडी होती है जो कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कराउंड अराउंड करती है मच लार्जर बॉडी इन अ स्टेबल ऑर्बिट। मतलब कि अर्थ के अराउंड अगर हम एग्जांपल लें, जो बॉडी घूमेगी तो वो क्या होगी, सैटेलाइट होगी। अब नेचुरल सैटेलाइट्स देखते हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स की अगर हम बात करें, जो सैटेलाइट्स क्रिएटेड हैं बाय नेचर, मतलब कि वो बाय नेचर ही क्रिएटेड है नेचुरली। ठीक है। तो मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है जो किसके अराउंड मूव करती है, अर्थ के, विच इन टर्न इज अ सैटेलाइट ऑफ सन। मतलब कि जैसे ही क्या है, मून किसकी सैटेलाइट है, अर्थ के लिए। ठीक है। अर्थ इन टर्न किसके लिए सैटेलाइट है, सन के लिए। ओके। तो इनफैक्ट जो ईच प्लैनेट है ऑफ सन, द प्लैनेट्स जुपिटर एंड सैटर्न, वो हैव 14 एंड 15, मतलब 14 एंड 12 सैटेलाइट्स रिस्पेक्टिवली। उनके लिए क्या है, 14 या फिर 12 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की सी होती हैं जो मैन मेड होती है ना। आर्टिफिशियल से आपको पता चल गया होगा। मैन मेड सैटेलाइट्स को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जैसे कि रशियंस, वो क्या थी, फर्स्ट थी टू पुट एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखो, और जैसे SPUTNIC 1 एक ऑर्बिट है अराउंड अर्थ, जो कि October 4 1957 पे हुआ था। सिंस जो मेनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनको हमने पुट किया है इनटू ऑर्बिट्स सन, अर्थ के अराउंड। क्या स्टडी करने के लिए, वेरियस फिनोमिना जो कि आउटर रीजन में हो रहे हैं। ठीक है। अर्थ एटमोसफेयर के, जैसे इंडिया एंटर्ड स्पेस एज ऑन अप्रैल 1975 by putting in orbit its first satellite आर्यभट्टा फ्रॉम रशियन सॉइल। यहाँ पे क्या हुआ था, आर्यभट्टा फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की गई थी स्पेस में 19 अप्रैल 1975 में। ठीक है। अब ऐसी बाकी सैटेलाइट्स भी हैं। तो अब देखो लॉन्च कैसे करते हैं अब हम सैटेलाइट को। तो देखो प्रिंसिपल क्या होता है लॉन्च करने का, हमने ना क्या कंसिडर करना है। अब एक सेकेंड, देखो अब लॉन्चिंग सैटेलाइट्स का क्या पर्पज़ है। सॉरी, मैंने सैटेलाइट की स्पेलिंग गलत लिख दिया, सैटेलाइट। ठीक है। अब आप लॉन्च कैसे करेंगे, आपको कंसिडर करना है हाई टावर विथ इट्स टॉप प्रोजेक्टिंग आउटसाइड द अर्थ एटमोसफेयर। मतलब कि जो उसका टॉप है ना, वो प्रोजेक्ट करेगा आउटसाइड द अर्थ एटमोसफेयर। ठीक है। तो अगर हम थ्रो करें एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद डिफरेंट वेलोसिटीज, तो क्या होगा उस टाइम पे, व्हेन दी वेलोसिटीज जो है लो होंगी, तो बॉडी डिस्क्राइब करेगी पैराबोलिक पाथ अंडर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जो कि हिट करेगी अर्थ सरफेस को। जैसे देखो, अब ये क्या है, मेरे पास अर्थ है। ठीक है। ये मैंने एक सैटेलाइट रखी। ठीक है। मतलब क्या है, टॉवर रखा, जिससे मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टली बॉडीज को थ्रो किया टॉप ऑफ उससे। तो क्या है, पैराबोलिकली ये बॉडीज जो हैं अर्थ को हिट करेंगी। ठीक है। अब जो बॉडीज
क्या होंगी, लार्जर वेलोसिटी से होगी। उसका पाथ क्या होगा, स्टिल पैराबोलिक होगा, बट वो थोड़ा सा दूर करेंगी, है ना। और जो बॉडी उससे भी ज़्यादा, अगर हम उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको इंक्रीज कर दे तो वो उससे भी ज़्यादा दूर पाथ पे गिरेगी, ठीक है। जैसे जैसे हम जो वेलोसिटीज़ हैं बॉडी की उनको इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे जो उन टच करने की, अर्थ को टच करने की जो वो है सरफेस है वो दूर होता जा रहा है, ठीक है। तो अब सर्टेन वेलोसिटी पे जो बॉडी है ना वो अर्थ पे हिट नहीं करेगी, बट will always be in state of free fall under the gravity to attempt to fall on earth but missing it all time। क्योंकि ना एक ऐसी वेलोसिटी होगी जिसमें ना वो क्या बोलते हैं, बॉडी ना बार बार अर्थ के ऊपर गिरने की कोशिश करेगी लेकिन वो गिर नहीं पाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, देन बॉडी विल फ्लो इन अ स्टेबल सर्कुलर पाथ, मतलब कि जैसे ही मैं बॉडी को कुछ ज़्यादा तेज वेलोसिटी से फ्लो करूँगी तो वो एक ऐसे पाथ में चली जाएगी। ये पूरा प्रॉपर सर्कल ही बना है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, बट एक सर्कुलर पाथ में चली जाएगी। तो बॉडी क्या करेगी, एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगी, ठीक है। बट ये हमेशा, जैसे ग्रेविटेशनल पुल से मैंने बताया कि वो खींचती है बार बार उसको, ग्रेविटेशनल पुल उस ऑब्जेक्ट को, लेकिन जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है वो कभी भी उस बॉडी को अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं गिरने देता, ठीक है। तो जैसे अब मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर रखी है इसी से रिलेटेड, तो आप वो चेकआउट करना, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो, तो आपको समझ आएगा, ठीक है। जो बॉडी है वो फ्लो करेगी इन स्टेबल सर्कुलर पाथ अराउंड द अर्थ एंड विल बिकम अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। वो क्या बन जाएगी फिर, सैटेलाइट अर्थ की। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है अब वो क्या होगी हमारी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अब हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट भी देखते हैं, नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक है उसमें हेंस, अब जो ये है सैटेलाइट को हमने क्या पुट करना है, इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो हमें दो वेलोसिटीज देनी पड़ेगी, पहली उसको एक मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी। मिनिमम वेलोसिटी जो क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब कि वो बॉडी अर्थ पे दोबारा रिटर्न ना करे, इतनी वेलोसिटी से हमें उसको फेंकना है, ठीक है, स्टेबल हाइट पे। अगर आफ्टर जो बॉडी है उसने असेंड कर लिया है उस हाइट तक, मतलब वो उस हाइट तक पहुंच गई है, ठीक है, तो उसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। सेकेंड, अब हमने मल्टी सेज रॉकेट्स हैं उनको लॉन्चिंग अ सैटेलाइट, मतलब उन जो मल्टी सेज रॉकेट्स होते हैं ना उनका यूज़ बताते हैं किसी भी बॉडी को मतलब किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो, एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस, एस्केप वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है, 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। एट अ हाई वेलोसिटी जो एयर रेजिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो स्टिल मच हायर एस्केप वेलोसिटीज आर रिक्वायर्ड, मतलब तो उसके लिए और भी ज़्यादा हायर वेलोसिटीज रिक्वायर्ड होती हैं उन सैटेलाइट्स को सुटेबल हाइट तक ले जाने के लिए। तो और सच हाई वेलोसिटीज़ को कैसे इम्पार्ट किया जाता है टू दी सैटेलाइट्स बाय यूजिंग मल्टी स्टेज रॉकेट्स, ठीक है। अब जैसे देखो हमने देखा था कि आर्यभट्टा जो थे, अब वो वाली सैटेलाइट्स 2 भी लॉन्च हुई हैं, है ना, तो उसमें भी वो बार बार अटेम्प्ट क्यों फेल हो रहे थे, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी प्रॉपर नहीं दी जा रही थी, कि एस्टिमेशन नहीं लगाया जा रहा था कि किस वेलोसिटी पे हम लेके जाएं जो वो बॉडी ऑर्बिटल में आ जाए, ठीक है। तो जर्नली 3 स्टेज रॉकेट्स यूज़ किए जाते हैं। दी सैटेलाइट्स इज प्लेस्ड ऑन थर्ड स्टेज, जो सैटेलाइट है उसको हम कहाँ प्लेस करते हैं, थर्ड स्टेज पे। एट लिफ्ट ऑफ जो एग्जॉस्ट गैसेज है ना वो बिल्ड करते हैं एक लार्ज अपथ्रस्ट, मतलब कि आपको ना क्या करते हैं, वो जैसे आप अपने रॉकेट्स में से देखा होगा बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं जब वो ऊपर जाते हैं, तो ना उसमें क्या होता है वो पहले ही अपने अंदर क्या कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट गैसेस को बिल्डअप कर लेते हैं वेरी, और उनका जो अपथ्रस्ट हो जाता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है, ठीक है। तो जो रॉकेट है ना वो एक्सेलरेट करते हैं अपवर्ड, तो जो रॉकेट हैं वो अराइज कैसे करते हैं, वर्टिकली ऐसे, ठीक है। तो थ्रू दी डेंसर एटमोसफेयर विद मिनिमम टाइम, मतलब कि ना डेंसर एटमोसफेयर हो जाता है मिनिमम टाइम में। तो जब जो फ्यूल है फर्स्ट स्टेज का एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब कि फर्स्ट स्टेज जो रॉकेट है उसका फ्यूल एग्जॉस्ट होता है वो डिटैच हो जाता है, ठीक है। अब जो रॉकेट है
नाउ जो रॉकेट है उसको टाइटल्ड किया जाता है ग्रेजुअली, मतलब कि टाइटल करते हैं उसको ग्रेजुअली, और जो सेकंड स्टेज है वो आता है ऑपरेशन में, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया जाता है उससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेज होता है फिर उसको डिटैच करते हैं, फिर फाइनल स्टेज का रॉकेट आता है इन टर्न। तो जो सैटेलाइट्स हैं उनको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दी जाती है और गिव किया जाता है प्रॉपर स्पीड उसके थ्रू, और इस स्पीड से जो सैटेलाइट्स हैं वो मूव करती हैं अर्थ के अराउंड एक स्टेबल ऑर्बिट में, ठीक है। आई होप ये वाला समझ आया होगा। अब एक बार ऑर्बिटल वेलोसिटी देख लेते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। थोड़ा सा रह गया है। अब देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी मैंने अब आपको बताया था क्या होती है, वो एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। अब देखो अब इसको डिफाइन कैसे करोगे ऑर्बिटल वेलोसिटी को, इट इज द वेलोसिटी required to put the satellite into its orbit around the earth, ओके। तो देखो अब क्या होता है, एक्सप्रेशन देखते हैं, मतलब इसमें क्या करेंगे अब हम, एक सेकेंड। हाँ देखो एक डायग्राम बनाते हैं, ये मेरे क्या है अर्थ है, ठीक है। ये इसके अराउंड है, ये मेरी सैटेलाइट का ऑर्बिट है जिसमें वो सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। ये v0 वेलोसिटी है, ठीक है। ये पार्टिकल m है और ये सैटेलाइट बोला गया इसको, ठीक है। ये हमारी क्या है o है, इसका रेडियस r है, और ये वाली जो हाइट है ना यहाँ से यहाँ तक की वो h है। तो ये जो मेरा टोटल होगा ना यहाँ से यहाँ तक का ये r प्लस h होगा, ठीक है। v0 वेलोसिटी में क्या होगी, वी ओ वाली, वी ऑर्बिटल मतलब कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, m क्या होगा मास ऑफ अर्थ, ठीक है। r क्या होगा रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। फिर स्मॉल m क्या होगा मास ऑफ सैटेलाइट, उसके बाद v0 क्या होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। h क्या होगा हाइट इसकी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। उसके बाद देखो r प्लस एच क्या हो गई मेरी ऑर्बिटल रेडियस किसका सैटेलाइट का, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या पता है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है ऑन सैटेलाइट वो क्या होगा Gm बाय में r प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड होगी उसके लिए, तो F क्या होगी mv0 स्क्वायर बाय में r प्लस एच, क्या होता है वैसे फॉर्मूला mv² बाय में r। अब कंडीशन के हिसाब से हमें वो भी तो चेंज करनी पड़ेगी ना यहाँ पे, तो इसलिए अब इक्विलिब्रियम में है तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स है इज जस्ट प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये दोनों एक पॉइंट पे क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने समझा रखा है, उस वाले सेम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अपलोडेड है उसमें आप जाके देख सकते हैं ये, ठीक है। मास से मास कैंसिल, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल है, अच्छा एक ये स्क्वायर कैंसिल होगा r प्लस एच, तो v0 स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा Gm बाय में r प्लस एच, ठीक है। तो v0 क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ Gm बाय में r प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। तो देखो स्मॉल g क्या होगा Gm बाय में r स्क्वायर, ठीक है। तो अब Gm किसके इक्वल होगा Gr स्क्वायर के, तो v0 और क्या हो सकता है Gr स्क्वायर बाय में r प्लस एच, ठीक है। तो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व करेगी क्लोज टू दी सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो h जो होगा उस टाइम पे मेरा 0 होगा, तो v0 मेरा क्या हो जाएगा Gr, ठीक है। क्योंकि एक मतलब r से r भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, और g की वैल्यू आपको पता ही है 9.8 होती है अर्थ सरफेस पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 × 10⁶ मीटर,
तो इसको वैल्यूज को पुट करो, आपके पास क्या आ जाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पता चले कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी क्लियर है सैटेलाइट की। ठीक है, अब क्या है, ये मास के इंडिपेंडेंट भी है। ठीक है, देखो जो ये वाली इक्वेशन आई है हमारी, इससे ये क्या है, जो हमारा इंडिपेंडेंट है, जो स्मॉल एम है मास ऑफ सैटेलाइट उसकी। ठीक है, डिक्रीज करेगी विद दी इंक्रीज इन रेडियस, जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगा ऑर्बिट का, वैसे वैसे ये डिक्रीज करने लग जाएगी। ठीक है, ये किसके साथ इंक्रीज होगी, विद दी हाइट ऑफ सैटेलाइट, किसके साथ इंक्रीज होगी, हाइट के साथ। ठीक है, अब डिपेंड्स ऑन मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट, मतलब ना ये सिर्फ प्लैनेट के मास और रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जिसमें वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, देखो वी जो हमारी एस्केप वेलोसिटी है वो 2g_r है। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है सैटेलाइट की, जब हमारी अर्थ सरफेस के क्लोज है तो उस टाइम पे ये क्या है, g_r। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूँ, फर्स्ट और सेकंड को, तो VE/VO कर दूँ, तो इस टाइम पे क्या होगा, 2g_r बाय में g_r हो जाएगा, है ना। तो उस टाइम पे मेरे पास क्या बचेगा, √2। तो VE किसके इक्वल होगा, √V0 के। ठीक है, तो हेंस जो एस्केप वेलोसिटी है बॉडी की फ्रॉम अर्थ सरफेस वो क्या है, √2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट जस्ट अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, अब इतना कर लिया है तो हमें क्या करना है, एक तो एक्सप्रेशन निकालना है टाइम पीरियड का, ठीक है, दूसरा हाइट का, और थर्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, अब ये सब निकालना किसके लिए, हमें सैटेलाइट के लिए। ठीक है, तो देखो इसको निकालते हैं। टाइम पीरियड सैटेलाइट का क्या होगा, वो क्या होता है, टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो टाइम पीरियड क्या होगा, सर्कमफ्रेंस जो कि 2πr+h होगी। ठीक है, बाय में ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, gm बाय में r+h। ठीक है, अब इसको टाइम पीरियड के फॉर्मूला में पुट कर दो, तो V0 क्या आ जाएगा, √gm बाय में r+h। तो इधर से देखो 2πr+h ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2πr+h का होल क्यूब बाय में gm। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, जो g होती है स्मॉल g, वो किसके इक्वल होती है, gm बाय में r² के। तो gm मेरा किसके इक्वल होगा, gr² के। तो मैं इस फॉर्मूला में उसको भी पुट कर सकती हूँ। ठीक है, t इज इक्वल्स टू 2π√r+h का होल क्यूब बाय में gr²। ठीक है, gm की जगह। अब अगर मैं बात करूँ जो अर्थ स्फीयर है ऑफ मीन डेंसिटी रो, तो उसका मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी। तो ये क्या होगी, 4/3πr³ इंटू में रो। ठीक है, तो टाइम पीरियड मेरा इससे क्या हो जाएगा, 2πr+h का होल क्यूब बाय में gm है, m क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4/3πr³ इंटू में रो। ठीक है, तो यहाँ से 3πr+h का होल क्यूब बाय में g(r)³ ठीक है, और जब हमारा h 0 हो जाएगा, मतलब कि अर्थ सरफेस के पास लिया जाएगा, तो हमारा टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2πr³ gm। ठीक है, जो कि किसके इक्वल होगा, 2π√r बाय में स्मॉल g। ठीक है, और हम किसके इक्वल भी बोल सकते हैं, 3πg(ρ) के। अब देखो भाई नेक्स्ट, अगर हम बात करें हाइट, हाइट क्या होगी,
ऑफ सैटेलाइट अबव द अर्थ सर्फेस। तो टी स्क्वायर हमारे पास, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, जो हमने अभी वैल्यू निकाली थी ये वाली टाइम पीरियड की, तो इनको अगर मैं दोनों साइड क्या कर रही हूँ, स्क्वायर कर रही हूँ, तो इससे मुझे क्या पता चलेगा, जो r प्लस एच का क्यूब है वो किसके इक्वल है, बताओ किसके इक्वल हो जाएगा, वो टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी बाय में 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब r प्लस जी है, r प्लस एच है, इसको निकालने के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं ये वैल्यू ले दूँ टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी बाय में 4 पाई स्क्वायर, इसकी पावर 1/3 कर दो। ठीक है, अब हाइट ऑफ सैटेलाइट क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी बाय में 4 पाई स्क्वायर माइनस में r। डन। अब लास्ट रह गया एंगुलर मोमेंटम, उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, जो एंगुलर मोमेंटम है ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ मास m, ठीक है, मूविंग विद द वेलोसिटी v नॉट इन एन ऑर्बिट, तो r आपका r प्लस एच होगा, है ना, तो l से रिप्रेजेंट करते हैं एम वी आर, तो v हमारा v नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला आ जाएगा, तो m v नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, अंडर रूट जी एम बाय में r, ठीक है, इनटू में r कर दिया, तो आ गया अंडर रूट जी एम, ये बाहर था अंडर रूट की, तो इसको अंदर ले जाओ स्क्वायर करके, ठीक है, और r। अंडरस्टूड। अब क्या बताऊँ, एक क्वेश्चन करवा दूँ छोटा सा। अब देखो, एक आर्टिफिशियल है सैटेलाइट जो कि घूम रही है अराउंड द अर्थ, ठीक है, और वो अर्थ सर्फेस के क्लोज है, तो व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड। अब क्या टाइम लिया होगा उसने 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए। रेडियस क्या होता है 6400 किलोमीटर अर्थ का, ठीक है, जिसको हम 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर से भी कर सकते हैं। जी की वैल्यू यही होती है, ठीक है, वी नॉट क्या हो गया अंडर रूट जी आर, वैल्यूज पुट करो 9.8 इंटू में 6.4 इंटू में 10⁻⁶, तो ये जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगी वैल्यू, क्या आएगी यहाँ से बता देती हूँ, ऐसे आगे सॉल्व करना ना, तो 7918, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2πr बाय में वी नॉट, तो इसमें वैल्यूज पुट करो 2 इंटू में 22/7 इंटू में r क्या है 6.4 इंटू 10⁻⁶, और वी नोट आपने निकाल ही लिया 7918, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके टाइम पीरियड सेकंड में निकाल दो। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस करिए, और जिसमें भी डाउट आ रहा है आपको, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है, थोड़ा सा ही टॉपिक है आज, इसको आज मैं चैप्टर को कंप्लीट ही कर देती हूँ। देखिए, जियोसेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। अब जो सैटेलाइट है ना, वो बनाई जाती है कैसे कि वो रिवॉल्व करे वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, विद अ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो कि किसके इक्वल होना चाहिए 24 आवर्स के, जो जिसमें वो सर्कुलर ऑर्बिट को कंप्लीट कर दे, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक भी एंड कोप्लानर विद द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है अर्थ की, उसके रिस्पेक्ट में वो क्या होती है 0। तो ऐसी सैटेलाइट्स को हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपीयर की जाती है स्टेशनरी टू एन ऑब्जर्वर ऑन दी अर्थ, मतलब जो ऑब्जर्वर है ना अर्थ पे, उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगी, स्टेशनरी हुई होगी। और इसको हम सिंक्रोनस सैटेलाइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो इसकी एंगुलर स्पीड होती है वो सेम होती है जो कि अर्थ की होती है अबाउट इट्स ओन एक्सेस, ठीक है। और जब ऐसी जो सैटेलाइट्स होती हैं ये कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं, तो इनको हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि टेलस्टार है, वो ऐसी फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी जो कि यूएसए ने सेंड की थी इन स्पेस इन 1962, ठीक है। अब मैं आपको जियो स्टेशनरी एक बार बता देती हूँ। ए सैटेलाइट जो रिवॉल्व करे अराउंड द अर्थ इन द इक्वेटोरियल प्लेन विद द सेम एंगुलर
स्पीड, मतलब कि उसकी स्पीड जो एंगुलर स्पीड है वो सेम हो इन दी सेम डायरेक्शन ऑफ अर्थ, ठीक है, जो कि रोटेट करे अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, उसको हम जियो स्टेशनरी बोलते हैं। अब अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट अभी हमने निकाली थी ना, वो क्या थी, टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी बाय में 4 पाई स्क्वायर पावर 1/3 माइनस आर। तो अगर मैं टाइम पीरियड 24 आवर कर दूं, 24 आवर्स को अगर मैं सेकंड में करूं तो 86,400 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। और रेडियस ऑफ अर्थ पता ही है 6400 किलोमीटर होता है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो हाइट आप निकाल सकते हो, ऑफ कोर्स वैल्यूज पुट करो। टी स्क्वायर की वैल्यू 86,400 का स्क्वायर, ठीक है, आर का 6400 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगर मैं मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर सेकेंड में करूँ तो 0.0098 आ जाएगा, बाय में 4 इंटू में 9.87, ठीक है, इसकी पावर 1/3 और माइनस में क्या करना है मुझे 6400, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इससे वैल्यू निकालूंगी तो इसकी वैल्यू याद रखना, ये आएगी 42,330 माइनस 6400, ठीक है। और ये किसकी इक्वल हो जाएगी फिर 35,930 किलोमीटर। अंडरस्टूड। अब अगर हम बात करें किसकी, नेसेसरी कंडीशन फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, कि एक सैटेलाइट अगर जियो स्टेशनरी है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। देखो, वो रिवॉल्व करनी चाहिए एक ऑर्बिट में जो कि कॉन्सेंट्रिक है और कोप्लेनर है, किसके साथ, विद द इक्वेटोरियल प्लेन अर्थ के, ठीक है। जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो सेम होनी चाहिए, जो कि अर्थ के जैसे वेस्ट टू ईस्ट जाती है वो। अच्छा, जो इसका टाइम पीरियड है रेवोल्यूशन का अर्थ के अराउंड वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए अर्थ के जैसा, जो कि अपने एक्सिस के अराउंड 24 आवर्स में रिवॉल्व करते हैं पूरा, ठीक है। अच्छा, उसको रिवॉल्व करना चाहिए एट अ हाइट नियरली 3600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। उसको कहाँ रिवॉल्व करना चाहिए, 3600 किलोमीटर डिस्टेंस पे अर्थ सरफेस से, ठीक है। अब यूजेस क्या होते हैं जियो स्टेशनरी उसके, तो देखो, ये एक कम्युनिकेटिंग रेडियो की तरह काम करता है, जैसे टीवी, टेलीफोन, सिग्नल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती है ना, वो एक्ट करती हैं एज अ रिफ्लेक्टर्स ऑफ सच सिग्नल्स, ठीक है। अच्छा, अगर आपको अपर रीजन स्टडी करना है एटमॉस्फेयर का, उसके लिए, फॉरकास्टिंग वेदर के लिए, अच्छा, एग्जैक्ट शेप और डायमेंशंस पता करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, या फिर आपको स्टडी करना है सोलर रेडिएशन को या फिर कॉस्मिक रेस को, ठीक है, तो उसमें भी ये काम आती है। अब वैसे ही पोलर सैटेलाइट्स हैं। पोलर सैटेलाइट्स क्या होती हैं, वो रिवॉल्व करती हैं पोलर ऑर्बिट्स में, तो वो पोलर सैटेलाइट्स बोली जाती हैं। अब पोलर ऑर्बिट एक ऐसी होती है जो जिसका जो प्लेन होता है ना, वो परपेंडिकुलर किसके होता है, प्लेन ऑफ अर्थ, इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ, ठीक है। और जो पोलर ऑर्बिट होता है वो पास करता है नॉर्थ से साउथ, ठीक है। जो स्टेशनरी में वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। अब इसमें पोलर में वो क्या बोल रहे हैं कि जो पोलर ऑर्बिट है ना, वो कहाँ से पास करते हैं, नॉर्थ से साउथ तक, ठीक है। वो इक्वेटोरियल है तो इसलिए वो कहाँ से पास कर रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट। अब ये पोल्स पे है तो पोलर में कहाँ जाएगी, ये नॉर्थ से साउथ, ठीक है। अब और इसका रेडियस कैसा होता है, स्मॉल होता है, 500 से 800 किलोमीटर तक। जैसे जो अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, जो पोलर सैटेलाइट्स हैं वो सक्सेसिवली पास कर जाते हैं अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ, ठीक है। मतलब कि जैसे जो ये सैटेलाइट्स होती हैं, जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती हैं, ठीक है। तो जो पोलर सैटेलाइट्स होती हैं आपकी, वो क्या करती हैं, सक्सेसिवली पास कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस से, ठीक है। तो जो पोलर सैटेलाइट्स होती हैं वो इवेंचुअली क्या करती हैं, स्कैन करती हैं पूरे अर्थ सरफेस को। जैसे अगर एक पोलर सैटेलाइट्स का एग्जांपल दूं तो वो क्या होगा, यूरोपियन स्पॉट होगा, ठीक है, या फिर इंडियन अर्थ रिसोर्स होगा, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या होता है, जो पोलर सैटेलाइट्स होती है ना, वो यूज़ की जाती है वेदर और एनवायरनमेंट में। अब वो देखना, वेदर फोरकास्ट में भी यूज़ होती है जियो स्टेशनरी, और ये भी वेदर और इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग में यूज़ होती है। वो एक रिलायबल इंफॉर्मेशन देती हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से। मतलब वेदर तो वेरी कर सकता है ना, तो इसलिए
वो दूर होती हैं, मतलब ज़्यादा 3600 किलोमीटर पे होती हैं, आई गेस। हाँ, तो वो उसे अर्थ सरफेस से 36 किलोमीटर ऊपर होती हैं। और ये क्या होती है, किसी भी पॉइंट से निकल सकती हैं। तो क्या होता है उसमें, ये आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे पाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं अर्थ के, ठीक है। जहाँ पे वो 3600 किलोमीटर पे होता है, ये 500 to 800 किलोमीटर पे होती हैं। अच्छा, ये स्पेइंग वर्क के लिए भी यूज़ होती हैं, मिलिट्री पर्पज़ के लिए। अब क्या होता है, कई बार जो वो होते हैं स्पाई करने के लिए, जैसे अब कई लोग छुप जाते हैं ना, जो आपके जो होते हैं टेररिस्ट होते हैं, वो छुप जाते हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो इनके थ्रू। मतलब कि आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो इनके थ्रू, पूरा पूरा तो नहीं पता चलेगा। लेकिन अब देखो, नेक्स्ट जो ब्रिटिश पोलर सैटेलाइट थी ना, उसने फर्स्ट डिटेक्ट किया था होल ओजोन लेयर में। अब हम कहते हैं ना कि ओजोन लेयर में होल हो चुका है, इतना पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, तो ये भी ब्रिटिश में जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च की थी ना, उसने डिटेक्ट किया था। अब दे आर यूज्ड फॉर टोपोग्राफी ऑफ मून, वीनस या फिर मार्स, ठीक है, टोपोग्राफी के लिए भी यूज किया जाता है। अब आता है टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। टोटल एनर्जी क्या होती है सैटेलाइट की, तो अब एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो देखो, हमें अब पोटेंशियल एनर्जी का पता था, तो वो क्या होती है, यू से रिप्रेजेंट की जाती है -G/m/में r, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो वो किसकी इक्वल होती है, हाफ mv0 स्क्वायर, ठीक है। और mv0 स्क्वायर की जगह हाफ mgm/में r भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो v मतलब अंडर रूट था ना, तो इसलिए मैंने वो स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसलिए खाली gm/में r लिखा है यहाँ पर। अब देखो, अब जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसको करूँगी तो Gm/में r प्लस में हाफ Gmm/में r होगा। तो इसको क्या, ये क्या हो जाएगा, -Gmm/में 2r, ठीक है। तो टोटल एनर्जी आ जाएगी सैटेलाइट की, वो नेगेटिव की होती है। ये क्या इंडिकेट करता है, जो सैटेलाइट है ना वो अर्थ से बाउंडेड है, ठीक है। तो एट इन्फिनिटी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो हो जाएगी, ऑल्सो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी जीरो हो जाएगी। हैंस जो टोटल एनर्जी है इन्फिनिटी पे वो भी जीरो होगी। और जो नेगेटिव टोटल एनर्जी का क्या मतलब है, जो ऑर्डर है टू सेंड दिस सैटेलाइट टू इन्फिनिटी, ठीक है, वो ऑर्डर है कि हम सैटेलाइट को इन्फिनिटी तक सेंड कर सकते हैं। इट नीड्स टू बी गिवन एक्स्ट्रा एनर्जी, मतलब उसको ना ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है। तो मतलब अगर हम टोटल एनर्जी को ज़ीरो बना रहे हैं तो उसको ज़्यादा एनर्जी दी जाएगी, अदरवाइज वो रिवॉल्व ही करता रहेगा क्लोज्ड ऑर्बिट में, ठीक है। इसलिए हमने बोला है कि जो अर्थ है वो बाउंडेड है, मतलब जो सैटेलाइट है वो बाउंडेड है अर्थ से। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी एनर्जी वो वाली होती है जो रिक्वायर्ड की जाती है सैटेलाइट के लिए टू लीव द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। मतलब ऑर्बिट है ना जो अर्थ के अराउंड, उसको लीव करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। एंड एस्केप टू इन्फिनिटी, मतलब कि ना उधर से निकल के, जो अर्थ का वो है एक्सिस है, उसके ऑर्बिट से निकल के वो एस्केप कर सके, ठीक है, इन्फिनिटी तक, तो वो बाइंडिंग एनर्जी होती है। और जो टोटल एनर्जी होती है सैटेलाइट की वो -Gmm/में 2r होती है। ये मतलब किस लिए होती है, इन ऑर्डर टू एस्केप टू इन्फिनिटी, मतलब ये क्या होती है, सप्लाई किया जाता है एक एक्स्ट्रा एनर्जी इक्वल टू, मतलब प्लस Gmm/में 2r हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है किसी भी जो सैटेलाइट को एस्केप करने के लिए, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी है वो ज़ीरो बन जाती है उस टाइम पे। और बाइंडिंग एनर्जी आपकी किसकी इक्वल होती है, Gmm+Gmm/में r², ठीक है। अब थ्योरीज हैं कुछ प्लानिटरी मोशंस की, वो मैं नेक्स्ट उसमें पढ़ाती हूँ अभी, ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में। देखो भाई, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी का हो गया। अब है कुछ थ्योरीज अबाउट प्लानिटरी मोशन, जिसमें डिफरेंट थ्योरी दी गई है प्लानिटरी मोशन की, जैसे कि जियोसेंट्रिक मॉडल था, आर्यभट्टा का कंट्रीब्यूशन था, हेलियोसेंट्रिक मॉडल था, कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्राही एंड कैपलर। तो ये 2-3 मॉडल्स हैं, या आपको याद करना है, वैसे पेपर में पूछे नहीं जाएंगे, ये सिर्फ हिस्ट्री के बारे में है। अब देखो कैपलर्स लॉ, ठीक है।
कैपलर्स लॉ क्या होता है, देखो कैपलर्स लॉ किस लिए था, टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स। जो कैपलर ने क्या किया था, फॉर्मुलेट किए थे 3 लॉज। तो जो लॉ था फर्स्ट ऑर्बिट्स का, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। अब ईच जो प्लैनेट है ना वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड इन वन ऑफ द फोकस। मतलब कि ना अगर आप इलिप्स देखो तो कैसा होता है, उसमें ये किया जाता है और ऐसे, तो यहाँ पे ना 2 फोकस होते हैं। अब जो सन है ना इनमें से एक फोकस पे है, मतलब कि F1 फोकस है, ये F2 है। ये जो प्लैनेट्स है ना वो क्या मूव कर रहे हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और जो सन है वो यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। दोनों फोकस में से तो प्लैनेट है अराउंड दी सन, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे 2 फोकस हम मान लेते हैं F1 और F2, माने मैं S और S डैश मान लेती हूँ, ठीक है। सन मेरा यहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। अब क्या होगा, जो सन रिमेन है एक फोकस पे, अब मैं एक पॉइंट मानती हूँ ये P, ठीक है, और A, जिसको मैं क्या बोलूँगी, पेरीहीलियन, ठीक है, और एपीहीलियन, ठीक है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। पेरीहीलियन कौन सा होगा, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होगा सन के, और एपीहीलियन क्या होगा, जो फारदेस्ट डिस्टेंस पे होगा सन के, ठीक है। जो सन ऑर्बिट्स हैं ऑफ प्लूटो एंड मर्क्यूरी वो क्या है, हाईली इलिप्टिकल है, रेदर देन जो नेपट्यून है और वीनस है वो कैसे है, सर्कुलर है, ठीक है। तो जो ऑर्बिट्स हैं अदर प्लैनेट्स के उनका स्लाइटली इलिप्टिकली है, और उनको हम नियरली सर्कुलर भी ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड लॉ की, जो क्या है, लॉ ऑफ एरियाज, ठीक है। लॉ ऑफ एरियाज क्या कहता है, जो रेडियस है ना ऑफ वेक्टर ड्रॉन, मतलब कि जैसे ये वाला हो गया और ये रेडियस हो गया, जैसे आपका यहाँ पे है, या फिर किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये है मेरे पास एक इलिप्टिकल, मैं बना देती हूँ इसको, जैसे अब मेरा यहाँ पे है तो ये हो गया, ठीक है, और मेरा एक जो है वो यहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये होगा। अब क्या कहता है, जो रेडियस वेक्टर है ना ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि ना इतना एरिया वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर इतना कर रहे हैं तो ये भी, मतलब ये वाला यहाँ पे इतना कर रहा है तो फिर आगे वो उतना ही करेगा, फिर वो आगे उतना ही करेगा, ठीक है। तो वो इक्वल एरिया कवर कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि जो इसको हम एरियल वेलोसिटी भी बोलते हैं, एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, ऑफ प्लैनेट अराउंड दी सन वो कांस्टेंट होता है। अगर हम सपोज करें एक प्लैनेट जो कि सेम टाइम ले रहा है, अगर मैं इस पोजीशन को A मानूँ, इसको B मानूँ, इसको C और इसको D, अब एक प्लैनेट है वो सेम टाइम ले रहा है A से B जाने में, ठीक है, जो वो टाइम ले रहा है C से D जाने में, ठीक है। अब सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो एरिया आपका A, इसको मैं S मान रही हूँ, आपका एरिया ASB है एंड जो CSD है ये क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही कवर किए गए हैं, मतलब कि ये दोनों इक्वल ही होने चाहिए। क्लियरली जो प्लैनेट्स कवर कर रहे हैं ना लार्जर डिस्टेंस CD व्हेन इट इज नियर द सन, देन AB व्हेन इट इज फारदर अवे इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि ना अगर वो सन के पास है तो वो कैसा डिस्टेंस करेंगे, लार्जर डिस्टेंस CD, ठीक है। जबकि अगर वो नियर सन है तो वो AB डिस्टेंस, मतलब दूर है सन के तो वो AB डिस्टेंस कवर करेंगे जितना AB कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लीनियर वेलोसिटी है प्लैनेट की वो ज़्यादा होती है जब वो ज़्यादा मतलब पास होते हैं सन के, बल्कि जो लीनियर वेलोसिटी है कम होती है जब हम अवे होते हैं सन से, ठीक है। अब क्या देखते हैं, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड। अब ये क्या कहता है, लॉ ऑफ पीरियड, कि जो स्क्वायर है ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, ठीक है, अराउंड द सन वो किसके प्रोपोर्शनल है, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट, मतलब कि जो टाइम पीरियड है ना रेवोल्यूशन का उसको हम T मान लेते हैं, ठीक है, और R मान लेते हैं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। ये क्या कह रहा है, T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R³ के, ठीक है। मतलब ये जो स्क्वायर है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन वो किसके प्रोपोर्शनल है, सेमी मेजर एक्सिस जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट की, ठीक है। अब 2 डिफरेंट प्लैनेट्स हैं तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, T1 का स्क्वायर बाय में T2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, R1 के क्यूब बाय में R2 का क्यूब,
ठीक है। तो लार्जर डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, द लार्जर विल बी द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो जो पीरियड है रेवोल्यूशन का ऑफ फार्देस्ट प्लैनेट प्लूटो अराउंड द सन वो क्या था 247 ईयर्स, वाइल जो नियरेस्ट प्लैनेट था मर्क्यूरी उसका 81 डेज में वो रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। ठीक है। अब डेरिवेशन देख लेते हैं एक बार कैपलर्स लॉ की। जो डेरिवेशन है कैपलर्स लॉ की ऑफ 3 प्लैनेटरी मोशन वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से दी गई है, उसको हम कैपलर्स प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है। अब प्रूफ देखते हैं ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब प्रूफ क्या कहता है, जो प्लैनेटरी मोशन है ना वो प्लेस अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन। ठीक है, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगा रहा है, सन लगा रहा है। अब जैसे ये है इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है, सन है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा एक प्लैनेट पी है। तो ये डिस्टेंस क्या है, आर वेक्टर है, ठीक है, और ये वी वेलोसिटी है जिससे वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, और प्लैनेट ना कुछ फोर्स भी लगाएगा उसके ऊपर, है ना, किसी फोर्स से खींचेगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन, जो फोर्स सन लगा रहा है प्लैनेट के ऊपर, तो वो -G/m/s/m/p, मतलब कि मास ऑफ सन मास ऑफ प्लैनेट बाय में r³ इंटू में r वेक्टर। ये ना वेक्टर फॉर्म है किसकी, उसके कैपिटल फोर्स की, ठीक है, जो सन एक्सर्ट कर रहा है प्लैनेट के ऊपर। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, जो फोर्स है ना वो अपोजिट लग रही है आर वेक्टर के। ठीक है, अब टॉर्क का क्या होती है, एक्सर्ट की जाती है प्लैनेट ऑफ सन पे, टॉर्क क्या होगी, आर वेक्टर इंटू में एफ वेक्टर, आर वेक्टर इंटू में क्या होगी -G/m/s/m/p बाय में r³ इंटू में r वेक्टर, वो किसके इक्वल होगी, जीरो वेक्टर के, क्योंकि दो वेक्टर्स का जो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, और आर वेक्टर इंटू में आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तो वो जीरो ही होगा। ठीक है, अब टॉर्क का क्या होता है, रेट ऑफ, किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब कि एल वेक्टर, तो ये किसके इक्वल होगा, dl वेक्टर बाय में dt। ठीक है, तो dl वेक्टर क्या होगा बाय dt, जीरो के इक्वल होगा। इसका क्या मतलब है, l आपका क्या है, कांस्टेंट है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगी, कांस्टेंट। ये क्या शो कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन रिमेन कांस्टेंट, उसके मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में। और सच जो डायरेक्शन होती है एल वेक्टर की वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, आर एंड वी वो सेम उसमें लाई करते हैं। ठीक है, लाइन प्लेन नॉर्मल टू एल वेक्टर, मतलब कि जो एल वेक्टर है वो आर और वी के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इससे हमें और क्या पता चल रहा है कि हाँ ये जो सेंट्रल फोर्स है अंडर द एक्शन ऑफ विच जो प्लैनेट है मूव कर रहे हैं एज अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड सन, द ऑर्बिट वो कैसा है, इलिप्स है। ठीक है, अब प्रूफ देखते हैं कैपलर्स के सेकेंड लॉ का क्या है। अब इसमें देखो ये मेरा इलिप्टिकल पाथ है, यहाँ पे मेरा सन है, ये मैं डिस्टेंस मान लेती हूँ, ये v वेलोसिटी है, p प्लैनेट मतलब, और ये p डैश है, मतलब जो एंगल उसने स्वीप किया है, जो एरिया, और मैं इसको v डैश मान लेती हूँ इस वेलोसिटी को। ठीक है, तो ये डेल्टा a वेक्टर होगा एरिया, फोर्स ऐसे लग रही होगी, f वेक्टर मतलब ऐसे लग रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, जो टॉर्क एक्सर्ट की गई है ऑन अ प्लैनेट वो क्या होगी, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर वेक्टर इंटू में एफ वेक्टर। ठीक है, ये जीरो वेक्टर की इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि आर और एफ क्या है, अपोजिटली डायरेक्टेड है। ठीक है, और टॉर्क मैंने क्या बोला, रेट चेंज के इक्वल होता है, डीएल वेक्टर बाय में dt के। ठीक है, तो डीएल वेक्टर बाय में dt किसके इक्वल होगा, जीरो के, जब एल हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब एरिया का निकालना है, डेल्टा ए, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, मतलब ट्रायंगुलर रीजन है ना ये, तो ये कैसे होगा, हाफ इंटू में आर वेक्टर इंटू में पी वेक्टर पी डैश। ठीक है, तो पी वेक्टर पी डैश किसके इक्वल होगा, डेल्टा आर वेक्टर, और वी वेक्टर इंटू में डेल्टा टी। ठीक है, वी वेक्टर अब क्या होगा, पी बाय एम, है ना, लीनियर मोमेंटम बाय में मास इंटू में डेल्टा टी। अब देखो जो पी वेक्टर पी डैश है, मतलब दोनों वेक्टर्स हैं, ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा आर वेक्टर के। ठीक है, और वी वेक्टर इंटू में डेल्टा टी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा, पी वेक्टर बाय में एम डेल्टा टी, जो मैं प्रीवियसली भी बता चुकी हूँ, है ना। अब हमें क्या निकालना है,
ए वेक्टर, हाफ इंटू में आर वेक्टर इंटू में पी डैश था, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, पी वेक्टर एम इंटू में डेल्टा टी। अगर मैं इसको डेल्टा टी को डिवाइड कर दूं तो एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम क्या होगा, हाफ बाय में 2m इंटू में आर वेक्टर इंटू में पी वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर इंटू में पी वेक्टर क्या होता है, एल वेक्टर बाय में 2m। तो जो एरियल वेलोसिटी है प्लैनेट की वो कांस्टेंट रहेगी। तो जो रेडियस है वेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब अगर हम प्रूफ देखें कैप्लर्स थर्ड लॉ का, तो हम सपोज करते हैं प्लैनेट है मास m का, वो मूव कर रहा है सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, और जो उसकी स्पीड है ना वो भी सेम है, ऑर्बिटल स्पीड v है। ठीक है, मास m किसका है, सन का। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी बिटवीन दी सन और प्लैनेट वो प्रोवाइड करेगा आपको सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, तो एम वी स्क्वायर उस टाइम पे एम वी स्क्वायर बाय आर किसके इक्वल होगा, जी एम एम बाय में आर स्क्वायर के। ठीक है, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, एम से एम कैंसिल, उस टाइम पे वी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जी एम बाय में आर। तो वी हमारा किसके इक्वल होता है, सर्कमफ्रेंस बाय में टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 पाई आर बाय में टी। एक बार यहाँ पे इसको पुट करके देख लेते हैं, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय में टी स्क्वायर। ठीक है, जी एम बाय में आर कर देते हैं, वी का स्क्वायर था ना यहाँ पे तो वो पुट कर दिया। तो टी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4 पाई स्क्वायर बाय में जी एम इंटू में आर क्यूब। तो ये के एस बाय में आर क्यूब हो जाएगा, मतलब कि ये जो टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो जो आपका टी स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के ही। ठीक है, अब इस टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट है बस वो रह गया। देखो प्रूफ मतलब जो डिडक्शन है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की थर्ड लॉ से, जो आपका ये होता है क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स होती है हाफ, वो एम वी स्क्वायर बाय में आर होती है, वी क्या होती है, सर्कमफ्रेंस बाय में टाइम पीरियड। सर्कमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर बाय में टी। ठीक है, फोर्स क्या रिक्वायर्ड होगी, एम आर इंटू में वी स्क्वायर क्या है, 2 पाई आर बाय में टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगी, 4 पाई स्क्वायर एम आर बाय में टी स्क्वायर। तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या आया, टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, और जो टी स्क्वायर है वो के आर क्यूब के इक्वल है। ठीक है, तो एफ क्या आ गया, 4 पाई स्क्वायर एम आर बाय में के आर क्यूब। तो इससे हमें क्या पता चला, जो 2 पाई स्क्वायर बाय में के है डॉट एम बाय में आर स्क्वायर है। जो फोर्स बिटवीन सन और प्लैनेट है वो म्यूचुअल है और वो प्रोपोर्शनल भी हो सकती है टू दी मास ऑफ सन। तो क्या है, जो आपका 4 पाई स्क्वायर के है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो सकता है, मास ऑफ सन के। ठीक है, इससे मुझे क्या पता चला, जो 4 पाई स्क्वायर बाय में के है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जी एम के। और फोर्स क्या होता है, जी एम एम बाय में आर स्क्वायर। ठीक है, तो जी आपका दूसरा कांस्टेंट है। तो न्यूटन लॉ है ग्रेविटेशन का, वो एप्लीकेबल है टू एनी टू बॉडीज इन यूनिवर्स। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, अब प्लैनेट इज एक्टेड अपॉन अ सेंट्रिपिटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन, और जो फोर्स एक्ट कर रहा है ऑन द प्लैनेट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड सन। थर्ड, द फोर्स एक्ट कर रहा है ऑन अ प्लैनेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ प्लैनेट एंड सन। ठीक है, वेटलेसनेस क्या होती है, बॉडी किसी स्टेट में हो वेटलेसनेस में, तो जब रिएक्शन है सपोर्टिंग सरफेस की वो ज़ीरो हो और उसका जो अपरेंट वेट हो उस टाइम पे ज़ीरो हो। ये मैं आपको करवाऊंगी, कल की क्लास में करवा दूँगी, थोड़ा सा ही है, 2 पेज का ही है, तो ये कल करवा दूँगी। ठीक है, देखो भाई लास्ट हमने क्या समझा था, कैप्लर्स लॉ समझा था। कैप्लर्स लॉ, अब उसके फॉर्मूलाज में क्या क्या है, एक तो एंगुलर मोमेंटम का एम वी आर जो कि कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, किसके इक्वल है, कांस्टेंट के। लॉ ऑफ एरियाज में ये कौन सा लॉ था हमारा, सेकेंड लॉ। ठीक है, किसके इक्वल था ये, ए डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, जो कि क्या कांस्टेंट के ही इक्वल होगा। अब थर्ड लॉ में क्या है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, तो टी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, के आर क्यूब। अब के की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, 4 पाई स्क्वायर जी एम ई मास ऑफ अर्थ ही है ये, और ये किसके इक्वल होगा, 10⁻⁻13 सेकेंड स्क्वायर मीटर क्यूब।
ठीक है। अब ये हमारा क्या होता है नेक्स्ट, टी स्क्वायर का स्क्वायर बाय T1 का स्क्वायर, उसके किसके इक्वल होगा, R2 का क्यूब बाय में R1 का क्यूब। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, क्वेश्चन देखते हैं। आपको कैलकुलेट करना है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ नेपट्यून अराउंड द सन, और जो गिवन डायमीटर है वो क्या है 30 टाइम डायमीटर जो क्या है अर्थ का। ठीक है। नेपट्यून का किसके इक्वल है, डायमीटर जो 30 टाइम्स है अर्थ का। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट कि ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन बोथ ऑर्बिट बीइंग अज्यूम टू बी सर्कुलर, मतलब कि ना दोनों ऑर्बिट्स है ना वो सर्कुलर में है। तो कैपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था, T2 बाय में T1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, R2 बाय में R1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे जो R2 बाय में R1 है, R2 हमारा नेपट्यून है, R1 हमारा क्या है इधर अर्थ है, तो ये किसके इक्वल होगा 30 के। तो इधर TE जो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ है वो 1 ईयर है। ये तो हमें बाय डिफॉल्ट पता है कि 1 ईयर लेता है अर्थ सन के अराउंड रोटेशन के लिए। तो जो TN का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, TE का स्क्वायर बाय इंटू में RN बाय में RE का क्यूब। ठीक है। 1 का स्क्वायर इंटू में 30 का क्यूब, तो ये कितना आ गया 27,000। ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ N क्या हो जाएगा आपका √27,000। ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा 164.3 ईयर्स। अब नेक्स्ट हम आएंगे क्या, नेक्स्ट हमने अभी क्या देखना है, देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेटलेसनेस। वेटलेसनेस क्या होता है, जब कोई बॉडी प्रेस की जाती है अगेंस्ट सपोर्टिंग सरफेस। ठीक है। सपोर्टिंग सरफेस है उसकी टुवर्ड्स हम उसको प्रेस कर रहे हैं, तो सपोर्टिंग सरफेस ना उसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्ट करेगा। ठीक है। अब जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है वो प्रोड्यूस करेगा द फीलिंग ऑफ वेट इन बॉडी, और समहाउ जो फोर्स ऑफ रिएक्शन होता है ना वो जीरो बन जाता है, और जो अपरेंट वेट है बॉडी का वो भी जीरो बन जाता है। अब बॉडी का वेटलेसनेस में होती है, अ बॉडी इज सेड टू बी in a state of weightlessness when the reaction of the supporting surface is 0। अब देखो बॉडी ना स्टेट में हो सकती है वेटलेसनेस अंडर दी सम सर्कमस्टांसेस। पहले इन अ फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, मतलब जब लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही होती है। अब हमने क्या कंसिडर करना है, एक पर्सन कंसिडर करना है जिसका जो ट्रू वेट है वो mg है। ठीक है। जो कि लिफ्ट में खड़ा है। ठीक है। मतलब यहाँ पे वो खड़ा है तो उसका वेट कितना लग रहा है mg लग रहा है। ठीक है। लिफ्ट में जब वो वर्टिकली मूव कर रहा है ऐसे, मतलब मूव कर रही है, तो अब क्या होगा इसमें टुवर्ड्स दी एक्सेलरेशन, मतलब वर्टिकली टुवर्ड्स दी एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन हो रही है, तो जो आर रिएक्शन है फ्लोर ऑफ मैन का वो ऊपर की साइड लगेगा है ना, तो mg माइनस में आर किसके इक्वल हो जाएगा ma के, मतलब कि फोर्स के। तो अगर मैं r निकालना चाहूँ तो m कॉमन है, g माइनस में a। ठीक है। इफ द केबल ऑफ लिफ्ट ब्रेक्स, अगर जो हमारा केबल है ब्रेक लिफ्ट का वो ब्रेक हो जाता है, उस टाइम पे एक्सेलरेशन आपका ग्रेविटेशन के इक्वल हो जाएगा, और आर आपका किसके इक्वल हो जाएगा mg माइनस जी, जीरो के इक्वल। ठीक है। अब नेक्स्ट है इनसाइड द स्पेस क्राफ्ट और एट पॉइंट नल पॉइंट्स इन स्पेस एट सेंटर ऑफ अर्थ। ये 2-3 है। पहले मैं एक बार स्पेस क्राफ्ट का बता देती हूँ, आप नल पॉइंट्स इन स्पेस एट द सेंटर ऑफ अर्थ आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है। स्पेस क्राफ्ट क्या होता है, अब देखो आपको क्या कंसिडर करना है, एक स्पेस क्राफ्ट अराउंड द अर्थ जो कि एक ऑर्बिट में घूम रहा है, और रेडियस क्या है उसका स्मॉल आर है। ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगी सैटेलाइट की, gm बाय में r स्क्वायर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो मास m है अर्थ का, और हम एक बॉडी सपोज कर लेते हैं m जो कि लाई कर रहा है इनसाइड द सरफेस। तो जो ग्रेविटेशनल पुल होगा अर्थ का वो क्या होगा, g f मान लेते हैं, वो gmm बाय में r स्क्वायर होगा। ठीक है। और b क्या होगी हमारी रिएक्शन फोर्स। ठीक है। r किसके ऊपर,
ऑफ द सरफेस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या कि इधर जो सरफेस है कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा। क्यों? देखो G m में आर स्क्वायर, माइनस में अगर मैं आर कर दूँ वो किसके इक्वल होगा? एम में के इक्वल। ठीक है, तो अगर मैं आर की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? m G m में आर स्क्वायर, है ना। तो आर इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर आर हमारा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, और जो सरफेस है वो एग्जर्ट नहीं करेगा कोई भी फोर्स बॉडी के ऊपर, हेंस जो अपार्टमेंट है वेट का एपरेंट वेट है वो 0 हो जाएगा। इसलिए जो एस्ट्रोनॉट क्या देखते हैं, जो ऑल द बॉडीज फ्लोट करती हैं इनसाइड स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, अब एक आधा टॉपिक है, ये प्रॉब्लम्स है वेटलेसनेस की, ये थ्योरी पार्ट है, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप एक बार ये खुद ट्राई करना पड़ के। ठीक है, अब है इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास। अब इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास में क्या फ़र्क होता है? देखो, इनर्शियल जो मास होता है वो क्या होता है? मास ऑफ बॉडी विच मेजर्स द इनर्शिया इज कॉल्ड इनर्शियल मास। इनर्शिया क्या होता है? कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है फिर मोशन में है, वो तब तक वैसी ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। ये किसके इक्वल होता है? रेश ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट अलॉन्ग स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो अगर मैं एम आई लिखूँ मतलब कि इनर्शियल मास, तो किसके इक्वल होगा? F/A। ये क्या होगा? अप्लाइड फोर्स। ठीक है, और बाय में क्या होगा? ये एक्सेलरेशन जो कि प्रोड्यूस्ड है। ठीक है, तो इनर्शियल मास है बॉडी का, वो मेजर किया जाता है ऑफ इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वो क्या करता है? रेजिस्ट करता है जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है एक्सटर्नल फोर्स से। ठीक है, अब कुछ फोर्स अप्लाई किया जाता है दो डिफरेंट बॉडीज में, देन जो इनर्शियल मास है बॉडी का विल बी मोर इन विच एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज लेस। मतलब कि अगर एक्सेलरेशन जिसमें कम है ना, वो ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शियल मास। ठीक है, ठीक है, F/A की है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन की, जितनी एक्सेलरेशन कम उतना आपका इनर्शियल मास ज़्यादा। ठीक है, अब देखो ग्रेविटेशनल मास कौन सा होता है? द मास ऑफ बॉडी विच डिटरमाइंस द ग्रेविटेशनल पुल ड्यू टू द अर्थ एक्टिंग अपॉन इट। तो उसका तो फॉर्मूला आपको पता ही है, mg, मतलब जो फोर्स का फॉर्मूला देखो क्या होता है? Gm ठीक है, और बाय में आर स्क्वायर। ये मास किसका है? पुल एक्टिंग ऑन दी बॉडी। ठीक है, जो कि पुल एक्ट कर रहा है, जिस बॉडी के ऊपर पुल हो रहा है। ठीक है, तो mg आपका किसके इक्वल हो जाएगा? F/r² बाय में Gm। तो जितना ग्रेविटेशनल मास ज़्यादा होगा बॉडी का, उतना ही आपका ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो दो बॉडीज़ हैं अगर इक्वल हाइट्स पे हैं ग्राउंड से, तो इक्वल फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, ग्रेविटेशनल मासेस जो होंगे उन दोनों के इक्वल होंगे। ठीक है, अब इक्विवेलेंस ऑफ इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास। अब देखो फोर्स जो होता है मेरा Gm के इक्वल होता है बाय में आर स्क्वायर। तो MIG किसके इक्वल होगा? Gm बाय में आर स्क्वायर। ठीक है, तो MI बाय में mg अगर मैं निकालूं तो ये क्या होगा? Gm बाय में G/r²। ठीक है, जो कि k के इक्वल है, जो कि एक कांस्टेंट है। ठीक है, और MI आपका क्या हो जाएगा? Kmg। ठीक है, और इससे मुझे क्या पता चल रहा है? ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनर्शियल मास ऑफ बॉडी किसके प्रोपोर्शनल है? ग्रेविटेशनल मास के। इनफैक्ट जो अगर हमारा k होता है ना वो 1 के इक्वल होता है, सो MI और mg भी इक्वल होते हैं। हेंस जो इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मासेस हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। और जो फोर्स ऑफ की इक्वेशन है, फोर्स इज इक्वल्स टू ma, एंड वेट की इक्वेशन है mg। हमें इसको एक टाइप के ही मास कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये आपको आई गेस अच्छे से समझ आई होंगी चीज़ें, और ऐसी बाकी क्वेश्चंस कर लेना, मतलब एक्सरसाइज वाले जो भी क्वेश्चंस हो कर लेना, और जो डाउट्स हैं आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है।